कैसे आप सब। तो डियर आज की जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका एक एक चैप्टर का डिस्कशन करते हैं, साथ में उसका एमसीक्यू करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि मैम आप एमसीक्यू करवा दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू से क्या होता है ना कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेनिफिट कि अगर आपका एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें चैप्टर का डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके लिए एक बार चैप्टर का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमारा आज का जो क्लास है ये क्लास 7 के चैप्टर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि स्थल मंडल जो है, जैसे कि इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे आपकी, तो स्थल मंडल के बारे में पढ़े थे कि स्थल मंडल क्या होता है। तो पृथ्वी का वो भाग जो कठोर होता है, ठीक है, उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और ये जो स्थल मंडल जो रहता है ना, ये आपका अनेक प्लेटों में जो रहता है विभाजित होता है, मतलब डिवाइडेड होता है, और इसको ही हम लोग स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट जो है ना हमेशा क्या करता है ना, धीमी गति से चारों तरफ क्या रहता है, घूमते रहता है। क्या करता है, चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। और पृथ्वी के अंदर क्या रहता है, मैग्मा रहता है। मैग्मा पता है ना, जिसको हम लोग लावा भी कहते हैं। जैसे कि जो कि अगर कोई भी ज्वालामुखी उठता फटता है तो उसमें जो आपका द्रवित जो है बाहर निकलता है, जो बहुत ही गर्म होती है, उसको हम लोग लावा या मैग्मा कहते हैं। तो वो भी तेज गति से जो रहता है अंदर की ओर घूमते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके कारण प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह जो रहता है उस पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। यानी पृथ्वी का जो गति है ना, इसी बल पे, ठीक है, हम लोग जो है विभाजित करते हैं। जैसे कि जिसके कारण जो है ये गतियाँ उत्पन्न होती है, और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मतलब कि जो अंदर की ओर जो मैग्मा है जो कि आपको घूम रहा है, जिसके कारण जो ये पृथ्वी गति कर रही है, ठीक है, और उसके कारण एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं। और या तो हम लोग इसको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं, इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। लेकिन नहीं, अगर मतलब पृथ्वी के ऊपर जो उत्पन्न होता है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए भूकंप आ गया, ठीक है, या मान लीजिए किसी तरीके का हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, तो ये जो है पृथ्वी के ऊपर लग रहा फोर्स, इसको हम लोग बहिर्जेनिक बल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अंतजनित बल होता है ना, अंतजनित जो अंदर की ओर होती है, तो ये कभी बहुत ही आकस्मिक गति जो है उत्पन्न करता है, मतलब बहुत ज़्यादा, और कभी कभी बहुत धीमी गति होती है जो कि हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि अभी हम लोग हैं तो हमें पता नहीं चल रहा कि अंदर की ओर जो है कुछ गति भी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत धीमी है। लेकिन जब वही अगर भूकंप या ज्वालामुखी के रूप में ये जब बाहर आता है तब ये बहुत ही हानि करता है, ठीक है। तो ये आक्रमशिक गति हो गया, बहुत ही उसका मतलब कि भयानक रूप हो गया, जिसके कारण हमें बहुत ही जो है हमारी पृथ्वी में बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं, हानि होता है, ठीक है ना। जान बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का, जैसे बिजली और बड़े बड़े जो इमारतें हैं वो तक गिर जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो चुकी है अभी तक, भूकंप। तो चलिए, पृथ्वी की गतियाँ जो होती है, जैसे कि हम लोग देखिए अंतजनित बल होती है, बहिर्जनित बल होती है। तो इन अंतजनित बल में हम लोग आकस्मिक बल के बारे में देखें, और एक पटल विरूपण बल होती है। आकस्मिक बल मतलब जो बहुत ही तेज गति से आया, तो उसमें जैसे कि हम लोग भूकंप कह सकते हैं, ज्वालामुखी कह सकते हैं, और भूसंखलन कह सकते हैं, ठीक है। और पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल हो गया, ठीक है। इसी तरह बहिर्जनित बल हम आपको बताया, जैसे कि हवा चल रहा है, समुद्र पवनी चल रही है, तेज हवा चल रहा है, पानी बह रहा है, तो इसको हम लोग अपरदन और निक्षेपण कहते हैं। इसमें जैसे कि नदी बहती है, पवनी आती है, समुद्र तरंगे, हिमनद है, तो ये सब जो होती है आपका बहिर्जनित बल होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्थलीय मंडलीय प्लेट क्या होता है, मतलब कि हम जैसे अभी देखें कि भूपट्टी में क्या होता है, अनेक बड़ी और छोटी कठोर प्लेट होती है जो कि आपका असमान आकार का रहता है, मतलब आकार कोई भी हो सब किसी भी आकार का रहता है, ठीक है ना, जिसमें जो है हमारा महाद्वीप और महासागर की सतह जो है ना वो टिकी हुई है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भू पपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे कि आप अ,
देख रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी पे कि इस पे क्या होता है, जैसे ये ज़मीन फटता है ना, इसके अंदर का जितना भी पदार्थ है ना वो बाहर की ओर निकलने लगता है। ठीक है, तो एंडो मतलब अतः, और एक्शो मतलब क्या होता है, अनथ सॉरी, मतलब जो अंदर की ओर अनत, और एक्शो मतलब होता है ब्राह, मतलब जो कि बाहर की ओर होता है, और जेनिक मतलब उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको हम लोग एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो ये आपका इंग्लिश टर्म्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे कि ज्वालामुखी जब फट रहा है तो यहाँ पे क्रिकेटर है, ये गैस और राख निकल रहा है। फिर इसके अलावा आप ये देखिए जो रेड कलर का है ना, ये लावा है, कुछ लावा जो रहता है अंदर की ओर रह जाता है। ये आपकी ज़मीन है, और इस ज़मीन के अंदर आपका लावा है। ठीक है, और ये आपको मेंटल पार्ट है जहाँ पे आपका मतलब कि यही मैग्मा या लावा जो रहता है, और फिर ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर से ये फट के निकल रहा है। तो ये जो छेद है जहाँ से निकल रहा है इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और ये निकास है, वेंट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखे थे ना कि जमीन पृथ्वी जो है हमारे स्थल मंडल वो 3 भागों में विभाजित होती है, जो कि ऊपर का जो पहला परत होता है जिसको हम लोग पॉपर्टी कहते हैं, फिर उसके अंदर जो रहता है उसको मैंटल कहते हैं, और सबसे अंदर जो रहता है उसको हम लोग क्रोड कहते हैं ना। तो इसमें क्या था आपका प्रॉपर्टी जो सबसे ऊपर का लेयर, जैसे कि प्याज का जो छिलकी होती है ना पिंक कलर का, तो वो कैसे पिंक कलर का रहता है, तो कितनी पतली होती है। तो इसी तरह आपका प्रॉपर्टी जो रहता है ना बिल्कुल ही पतला रहता है। अगर हम लोग कह सकते हैं 100% में सिर्फ 1 ही% जो रहता है ये प्रॉपर्टी रहती है। इसका जो अधिकतर पार्ट जो रहता है ना ये आपका मेंटल रहती है, नियर अबाउट 84% रहता है, और बाकी का 15% जो रहेगा, बाकी के जो पर्सेंट रहेगा वो आपका क्रोड रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ज्वालामुखी। तो इसी प्रकार स्थल मंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और ये कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है, और इस कंपन को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। कभी कभी आप महसूस किए होंगे, ऐसा तो अभी बहुत पहले एक बार हुआ था जिसमें अचानक सभी चीज़ जो है हिलने लगेगा इतना तक, जब ये इसकी गति थोड़ी तेज़ हो जाती है तो वो घर मकान सब टूटने लगता है कभी। और इसका एक पहला तो सिंबल ये देखता है कि आपके अंदर के जो भी सामान है ना वो अपनी जगह से वो हिलने लगती है। ठीक है, तो भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ आरंभ होता है उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। और अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगे के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सावधानिक हानि होती है। अधिक केंद्र से दूसरे बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्लेट है, ये अधिक केंद्र है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, दिशाओं में बाहर की ओर यहाँ पे निकल रही है। तो भूकंप जो तरंगें होती है ना 3 प्रकार की होती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है पी एस और एल। पी एस एल और एल क्या है? तो ये आपको भूकंप की तरंगे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पी को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और एस को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और एल को हम लोग पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि भूकंप का मापने के लिए ना एक यंत्र होता है, इसको हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की जो तीव्रता जो हम लोग किससे नापते हैं? तो याद रखिएगा रिएक्टर स्केल से नापते हैं। जिस भूकंप का तीव्रता रहता है 2.0 रहता है ना, अथवा उससे कम रहता है, तो वो कोई प्रभाव नहीं करेगा, यानी ना के बराबर करेगा। लेकिन जिसका भूकंप का तीव्रता 5.0 रहता है तो वो वस्तुओं को, उससे क्या होता है? अंदर की वस्तुएं जो रहती है गिरने लगती है। और जिस भूकंप का तीव्रता रहता है 6.0 रहता है या इससे अधिक रहता है तो ये बहुत शक्तिशाली होती है। और 7.0 जो रहता है या उससे अधिक जो रहता है तो ये उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि एक बार इससे जिससे पहले सुनामी आया था, तो पता है क्या हुआ? जब भी ऐसा कुछ होता है तो अंदर की जो जानवर जो होते हैं ना, जैसे कुत्तों को पता चल जाता है। ठीक है, एक बार बहुत पहले एक बार वीडियो आया था कि भूकंप आने वाला था, तो बहुत ही मतलब कि या 5 यानी 10 या 15 तल्ले के ऊपर एक कुत्ते थे, तो वो पता है वो पूरा एकदम अपना मतलब कि निकल के ऐसा लग रहा था कि वो भागने वाला है, निकल के भागने वाला है। ठीक है, और ना, और जब उसको रोका गया तो वो इतना तेज़ी से भागा, दरवाज़ा खुला था और दौड़
तोड़ते के साथ वो बिल्कुल नीचे की ओर आ गया, और जैसे ही वो नीचे की ओर आया था तभी वो जो है अचानक वो भूकंप आया, और फिर जो है वो बिल्डिंग उल्डिंग जो है टूटने लगा था। तो इससे ये पता चल गया कि सबसे पहले जो है जानवरों को पता चलता है, और उसका उसका अंदाज़ा जो है उससे लग जाता है। जैसे कि उस वीडियो में दिखाया गया था यहाँ पे कि उस कुत्ते को सबसे पहले पता चल गया था, ठीक है, और उसे ठीक वो नीचे उतरा था और इतने में जो है भूकंप आया था। तो इसी तरीके से जब हमारा सुनामी आया था, तो वहाँ पे उस के सामने जो जितने भी लोग थे ना, ठीक है, उसमें मछलियाँ जो थे ना समुद्र से बाहर निकल की ओर जो है बाहर की ओर आ गया था, और सारे समुद्र में क्या बोले कि जितने भी आपकी मछलियाँ थे, जानवर थे, वो सब का जो व्यवहार था ना अचानक से चेंज हो गया था। तो इसलिए भूकंप की भविष्यवाणी जो है संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसका प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जाता है। स्थानीय लोग सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों को तैरना और सांपों का धरातल पर आना। देख सकते हैं आप। तो उस समय बोला जाता है कि बस एक ये था वहाँ का जिसे पता चला था, और जो लोग वहाँ से खाली कर चुके थे, और वो लोग मतलब कि बच गए थे उस सुनामी से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है कि भुज में भूकंप के झटके। यहाँ 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पे 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। शहर में आग लग गई थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। देख सकते हैं इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। तो भूकंप की से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, जैसे सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहे आग वाले स्थान पे, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार है। अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि विश्व की जो है विश्व में हज़ारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात। और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो यहाँ पे आप पहले आपको बस यही याद थोड़ा सा रखिएगा कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका का वह वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। और दूसरा अगर जलप्रपात हम लोग देखें तो उत्तरी अमेरिका का आपका क्या है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। देखिए मुख्य स्थलाकृति, नेक्स्ट पॉइंट जो है मुख्य स्थलाकृति। अप्रच्छ एवं अप्रदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अप्रच्छ की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अप्रदन कहते हैं, और वायु, जल आदि अप्रदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अप्रदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न कृतियाँ का निर्माण करती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे जब पवनें चलती है, जल चलता है या हिमा, इससे क्या होता है ना आपका क्या होता है, अप्रदन होता है, चीज़ें जो रहती है टूटने लगती है। जैसे कि आपका पत्थर है वो टूटने लगता है, ठीक है ना, और इसी के कारण बहुत सारा स्थल कृतियाँ बन जाती है। कभी कभी निक्षेपण क्या होता है, जब एक चीज़ों को जो है जैसे एक बालू मिट्टी जो रहता है उसको उठा के जो है एक जगह से लेके दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, फिर वहाँ जाके वो जमा हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। तो यही दो प्रक्रिया के कारण हमारी धरती पर जो है स्थलाकृति का निर्माण होती है, याद रखिएगा। नदी के कार्य, नेक्स्ट पॉइंट। नदी के जल से दृश्य भूमि का प्रदन होता है। जब नदी किसी खड़े और ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी पे गिरती है तो इसको हम लोग तो ये क्या बनाती है, जलप्रपात। यानी जब ऊपर से बहुत ही नीचे की ओर गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। जब नदी जो है ना किसी मैदानी क्षेत्र पे प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषप कहते हैं। तो विषप क्या होता है, जो मोड़दार, जैसे आप देख रहे हैं ना ये इस तरीके से मोड़ता हुआ आ रहा है, इसको हम लोग विषप कहते हैं। इसके बाद विषपों के किनारे पर लगातार, देखिए पानी जब बहता है ना कहीं पे तो वो ऐसे नहीं बढ़ता, उसको जिधर रास्ता मिलता है ना वो उधर बहने लगता है, ये नहीं कि सीधा सीधा बहेगा। तो जहाँ पे वो मोड़ लेते हैं और फिर बहना स्टार्ट करते हैं उसी को हम लोग विषप कहते हैं। तो इसके बाद विषपों के किनारों पर लगातार देखिए जहाँ विषप के किनारे पे क्या होता है, हमेशा अप्रदन और निक्षेपण हो रहा है, मतलब बालू को वो अपने साथ लेके जा रहा है पहला, दूसरा बार बार जाते जाते पत्थर उत्थर को जो है तोड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है।
तो विषवलुप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विषवलुप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे झाप चाप झील कहते हैं। मतलब जो मेन झील है ना उसे काट के अगर वो एक अलग झील बनाता है तो इसको हम लोग चाप झील कहते हैं। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदियों के तट तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, और ऐसी मिट्टी जो रहते हैं एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। और नदी की उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। तो ये समझ में आया है ये क्या कह रहा है कि भाई जब नदी जो है अपना मतलब जिस जगह पे बहता है, अगर वो उसकी जो है मतलब कि देखिए क्षेत्र जो है मतलब जिस जहाँ बहना उससे ज़्यादा उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, तो इसी के कारण क्या होती है, तो बाढ़ आता है। और जब बाढ़ आती है ना तो बहुत सारी मिट्टियाँ बालू लेके आती है। जो मिट्टी जो होती है ना बहुत ही महीन होती है, बहुत महीन दाने की रहती है, और ये जो मिट्टी रहती है बहुत ही उपजाऊ ज़मीन को बनाती है। यहाँ पे देख रह सकते हैं जब ये जब बहती है ना तो कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा जो है कहीं पे मिट्टी वो जमा कर देता है, फिर वो बह जाता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कहीं ऊंचा ऊंचा नीचे जगह हो जाता है, तो जो उत्थित तट होते हैं ना उसी को हम लोग तटबंध कहते हैं। तो यहाँ पे जिनको वितरक का यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं जो मुख्य नदी जो है जब इस तरीके से आता है तो ये अलग अलग धाराओं में बहने लगता है जहाँ इसको जगह मिलेगा। आप अगर पानी में ज़मीन में पानी फेंकिए वो एक जगह नहीं बहता है, उसको जिधर जिधर जगह मिलेगा, अगर आप ऐसा जगह फेंक रहे जहाँ पे ढलान हो या किसी तरीके से, तो अलग अलग दिशाओं में जाता है, और इसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। तो यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहानों का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। निर्माण टोटल जो डेल्टा का निर्माण है, जैसे कि आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना ये आपका क्या है, डेल्टा है। ठीक है, तो समुद्र नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोग का समुद्र तरंग के कार्य है। देखिए यहाँ से कभी कभी हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुद्र भुग्गू किसको कहते हैं, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टेक किसको कहते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए हमें जो है एक बार जो है पूरे चैप्टर को तो क्लियर करना ही होगा। डेल्टा समझ में आ गया। अब देखिए समुद्र तरंग के अप्रदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्र तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है जिसमें दरारें, जैसे आप देख सकते हैं ना कि जब समुद्र की तरंगे जो है किसी मतलब कि जब लगातार किसी पत्थर पे अगर टकराता है तो उससे क्या होता है, दरार हो जाता है। और साथ साथ क्या होता है, समय बीतने के साथ वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, कभी कभी वहाँ गुफा बन जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिट मेहराब कहते हैं। जैसे ये तो हट गया, यहाँ पे ये छत बच गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तिट मेहराब कहते हैं। और लगातार जब अपरदन होता है तो छत को भी तोड़ देता है। ये छत को तोड़ दिया, अब क्या बच गया यहाँ पे, देखिए ये छत तोड़ दिया, अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ स्टेक बच जाता है। ठीक है ना, तो ये जो अलग अलग बच गया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। तो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलो तटों को क्या कहते हैं हम लोग, समुद्र भुग्गू कहते हैं। और समुद्री तरंगे किनारों पर औसा जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब याद रहेगा ना कि दीवार जैसी जो आकृति होती है इसको स्टैक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैल तटों को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्र भुग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है ये हिमत के कार्य, हिमत अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है, और हिमत अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, तोड़ती जाती है, और गोलासमी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का प्रदन करती है। और हिमत गहरे गर्तों का निर्माण करती है, मतलब गड्ढा बनाती है, और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। और जब पर्वत से जो है बर्फ जो है पिघलने लगता है तो वो पानी कहाँ जाएगा, तो जहाँ गड्ढा रहेगा वहीं जाके जमा हो जाता है।
तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, और यही जो है एक सुंदर झील बन जाता है। जब पानी वहाँ जाके जमा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, सुंदर झील बन जाता है। रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोर का निर्माण करते हैं। तो हिमोर क्या हो गया, जैसे जो बड़े बड़े सेल है, रेत है या आपका मिट्टी है, जब उसको निक्षेपित होती है तो ये जो निक्षेप मतलब आपका जो मिट्टी हुआ, इसी को क्या कहा जा रहा है, तो इसी को हम लोग हिमनद हिमोर कहते हैं। पवन के कार्य, अब जैसे आप पता है ना पवन का कार्य क्या रहेगा, तो भाई जब हवा बहेगा तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, फिर ठीक है। तो ये भी अप्रदन और निक्षेपन का कार्य कर रहा है। तो रेगिस्तान में आप छनक के आकार के सेल देख सकते हैं, छतक, सॉरी यहाँ छतक, ठीक है, यानी छत्तर जैसा, जिन्हें सामान्यतः छतक सेल कहते हैं। और पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार सक्रिय एवं विस्तृत होती है। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इनको हम लोग क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। तो जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर क्या करती है, कहीं दूर फेंक देती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लोएस कहते हैं। ठीक है, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है, जाके जमा हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। तो ये लोएस और बालू टिब्बा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये दोनों को भी देख लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा जो चैप्टर था आपका क्लास 7 का चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वियाँ, इसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जहाँ से हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, इसका आज कंप्लीट हो गया, इसका MCQ भी कंप्लीट हो गया। इसकी MCQ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार MCQ क्लास में ज़रूर देख लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।